दुनिया को हिला देने वाली उस घटना का अकेला गवाह मिस्टर सैलमन। जब पूरी दुनिया हैरान थी उस विशाल मैमथ की तबाही से, तब सैलमन ने पत्रकारों के सामने एक हैरान कर देने वाली सच्चाई बयान की। उन्होंने कहा, वो दैत्य कोई साधारण मैमथ नहीं था। उसकी ताकत इतनी भयानक थी कि उसके सामने कोई दूसरी प्रजाति टिक ही नहीं सकती थी। अगर वह इसी तरह जिंदा रहा तो सिर्फ 2 साल में इस पूरे रिजर्व का 90% हिस्सा रेगिस्तान में बदल जाएगा। न सिर्फ शाकाहारी बल्कि मांसाहारी जानवर भी विलुप्त हो सकते हैं। लेकिन सैलमन की बात यहीं खत्म नहीं होती। उन्होंने वो राज खोला जिसे सुनकर सारे रिपोर्टर सन्न रह गए। उन्होंने कहा, उस दैत्य को मारने के लिए सेना ने एक भी गोली नहीं चलाई, बल्कि एक इंसान आया। हाँ, एक साधारण इंसान, और उसने उस राक्षस मैमथ को बिना किसी हथियार के हरा दिया। ये सुनते ही पत्रकारों ने उनकी बात को झूठ और कल्पना बता दिया। पर सैलमन कुछ नहीं बोले, बस चुपचाप वहां से चले गए। घर पहुंचकर उनका एकमात्र सहारा था उनका बेटा, जो अब भी अपने पिता की हर बात को सच्चाई मानता है। और सैलमन ने उसे वो सब कुछ बताया जो उसकी आंखों ने देखा था। कैसे उस इंसान ने अकेले बिना हथियार के उस महाविनाशक मैमथ को परास्त किया। उधर उस रहस्यमयी आदमी का बेटा सुबह सुबह एक कीड़ा मेंटिस पकड़ने की कोशिश कर रहा था अपने प्रशिक्षण के लिए। उसी समय एक और कहानी शुरू होती है। एक लड़का जो अपने दोस्तों की चुनौती की वजह से अकेला हाई स्कूल में घुसता है। उसका मकसद था इस स्कूल के सबसे ताकतवर लड़के को चुनौती देना। डरा सहमा सा वो लड़का जब अंदर जाता है तो उसकी नज़र 3 बदमाशों पर पड़ती है। डर छुपाने की कोशिश में वह अपनी जेब से चाकू निकालता है और उन्हें लड़ाई की दावत देता है। बदमाश उसकी हालत देखकर ठहाका लगाते हैं। लेकिन तभी लड़का गंभीर होकर पूछता है, इस स्कूल का सबसे ताकतवर कौन है? ये सुनकर तीनों बदमाशों का चेहरा बदल जाता है। स्कूल से बाहर निकलते ही वही गुंडे उसे रोकते हैं और कहते हैं, काम पूरा हुआ या नहीं? लड़का जवाब देता है, उन्होंने मुझे कहा है कि सबसे ताकतवर इंसान से मिलना शाम को तामा नदी के किनारे, और धमकी भी दी अगर वादा तोड़ा तो अंजाम बुरा होगा। शाम ढलती है और लड़का तामा नदी पहुंचता है। वहां सामने आता है वो शख्स बाकी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता है। लड़का फिर से चाकू निकालता है, लेकिन बाकी का दबाव उसकी सांसें रोक देता है। लड़के को लगा कि बाकी उतना बड़ा नहीं है जितना उसने सोचा था। मगर जब बाकी ने अपना जैकेट उतारा और अपनी चट्टान जैसे मांसपेशियां दिखाई तो लड़के की आंखें फटी रह गईं। और उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी, बाकी इस मुकाबले को गंभीरता से ले रहा था। लड़का समझ गया उसके सामने कोई साधारण हाई स्कूल का छात्र नहीं बल्कि एक जीवित युद्ध स्मारक खड़ा है। अचानक बाकी गायब हो जाता है। पलक झपकते ही वह लड़के के बगल में आ खड़ा होता है और एक थप्पड़ उसकी पीठ पर जड़ देता है। लड़का सीधा नदी में जा गिरता है। यह उसके लिए पहला झटका था और इसी पल उसका बदमाश बनने का सपना चकनाचूर हो गया। मगर इस सब के बाद बाकी मुस्कुराता है, उसका हाथ पकड़कर कहता है, अब से हम दोस्त हैं और अब तुम्हें गुंडों से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारा दोस्त ही इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है। इसी बीच कैप्टन स्ट्राइडम वहां आता है। वह बाकी से कहता है, तुम्हारे पिता ने उस दानव मैमथ को मारा था और इसका मतलब है तुम्हारे पिता तुम्हें सीधी चुनौती दे रहे हैं। बाकी हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, ये तो बस एक आम पिता पुत्र का झगड़ा है। लेकिन कैप्टन स्ट्राइडम का मानना कुछ और था। उसने गुस्से में कहा, ये लड़ाई सिर्फ बाप बेटे की नहीं बल्कि 2 देशों के बीच की जंग से जुड़ी हुई है। गुस्से में वह वहां से चला गया। उस रात जूमी ने बाकी से पूछा, अगर तुम्हें दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी से लड़ना है तो तुम किससे ट्रेनिंग करोगे? बाकी मुस्कुराकर बोला, मैं खुद ही अपना प्रतिद्वंदी बना लूंगा। और तभी शुरू हुआ उसका प्रशिक्षण। बाकी ने सीखी शैडो बॉक्सिंग की कला। पर बाकी का शैडो बॉक्सिंग साधारण नहीं था। उसने अपनी कल्पना से एक गुड़िया रच डाली, एक ऐसा प्रतिद्वंदी जो उसकी आंखों के सामने हकीकत की तरह लड़ रहा था। जूमी ने भी महसूस किया कि बाकी जिस पर मुकाबला कर रहा है वो कोई और नहीं बल्कि आयरन मैन माइकल है, दुनिया का सबसे ताकतवर हेवीवेट बॉक्सिंग चैंपियन। बाकी का हर वार, हर पंच असली लड़ाई जैसा था। और तभी माइकल का प्रहार बाकी को गिरा देता है। उसका नाक से खून निकलने लगता है। फिर बाकी हल्के से आगे बढ़ता है और उसके गले पर वार करने ही वाला होता है। ये देख बाकी के साथ ही बच्चे दंग रह गए। सिर्फ शैडो बॉक्सिंग में ये कैसे जख्मी हो रहा है? बाकी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर तुम चाहो तो अपने हाथों में खट्टे खुबानी की कल्पना करो, तुम्हारे मुंह में पानी भर जाएगा। यही है दिमाग को उत्तेजित करने की कला। इसी बीच जूमी बाकी के साथ उसके घर लौटता है। रास्ते भर उसने दीवारों और दरवाजों पर बने अपमानजनक चित्र और लिखावट देखी। लोग जो बाकी को हरा नहीं पाए अपनी झुंझलाहट ऐसे शब्दों से निकालते थे। गली के आखिर में था बाकी का घर। शाम होते ही बाकी ने प्रशिक्षण की तैयारी शुरू कर दी।
उसने कहा, आज रात का मेरा असली प्रतिद्वंदी यहीं इस जगह में मौजूद है। दोनों नीचे बेसमेंट में उतरते हैं। बाकी ने गंभीर स्वर में कहा, मेरा ये प्रतिद्वंदी भालू, शेर, बाघ, यहाँ तक कि उस मेहमत से भी ताकतवर है। इतना कहते ही बाकी दीवार से टकरा जाता है। जूमी की नज़र उस कांच के डिब्बे पर जाती है जिसमें कैद था एक मेंटिस। बाकी सोचता है कीड़े ही असली एकल योद्धा होते हैं। जूमी को समझाने के लिए वह कहता है, सोचो जैसे एक आदमी को रोज 200 किलो वजन उठाकर स्कूल जाना पड़े। यही ताकत है भरिंग बीटल की। या जैसे कोई इंसान एक ही छलांग में 10 मंजिलें पार कर ले, यही ताकत है पिस्सू क्री की। और मैंटिस, वो तो युद्ध का उस्ताद है, असली उच्च स्तरीय योद्धा। बाकी ने कल्पना में उस मैंटिस को 100 किलो का दानव बना दिया। लड़ाई शुरू हुई। बाकी सीधा आगे बढ़ा, मगर जोरदार प्रहार से वह पीछे जा गिरा। उसकी आंखों के सामने मैंटिस बड़ा और बड़ा होता जा रहा था। दोनों के बीच भयानक युद्ध शुरू हो चुका था, और अब मैंटिस की पकड़ में जकड़ा बाकी हिल भी नहीं पा रहा था। अगले ही पल वह जोर से दीवार से जा टकराया। जूमी की आंखों के सामने बाकी की शैडो बॉक्सिंग और भी साफ होती जा रही थी। उसके सामने एक आभासी प्रतिद्वंदी आकार ले रहा था, और अब वह पूरी तरह जाहिर हो चुका था। 100 किलो वजन का मैंटिस। भले ही बाकी के पिता ने उस विशाल मेहमत को हरा दिया था, लेकिन अगर किसी कीड़े को मेहमत के बराबर आकार में लाया जाए तो उसकी लड़ाई की ताकत सिर्फ एक केचुए के बराबर होगी। मगर मैंटिस, वो तो असली युद्धकला का उस्ताद है। बाकी ने छलांग लगाकर मैंटिस की गर्दन को जकड़ने की कोशिश की, पर मैंटिस ने अपने पंजों को पीछे खींचा और बाकी को आगे की ओर घसीट लिया। बाकी ने उसके चेहरे पर एक जोरदार किक मारकर खुद को छुड़ाया और फिर तेजी से उस पर हमला किया। लेकिन जैसे ही उसने उसके पंजों को तोड़ने की कोशिश की, मैंटिस ने बाकी को जोर से आगे फेंक दिया। बाकी का सिर टेबल से टकराया। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने मैंटिस की हर चाल को ध्यान से परखा और उसकी एक कमजोरी ढूंढ निकाली गर्दन के नीचे। कहा जाता है, बहुत पहले एक सन्यासी तपस्या में लीन था। भूखा प्यासा जब उसने नज़र उठाई तो उसने देखा कि एक गौरैया और एक मैंटिस लड़ रहे हैं। आश्चर्य की बात यह थी कि वो छोटा सा कीड़ा उस बड़े पक्षी को हरा देता है। तब से उस सन्यासी ने मैंटिस की हर हरकत को ध्यान से देखा और एक नई युद्धकला का निर्माण किया, तोरोकेन। बाकी ने उसी तोरोकेन का इस्तेमाल किया। उसका शरीर मानो 2 अलग अलग जीवों में बदल गया हो, और वह मैंटिस से उसी की भाषा में, उसी की शैली में लड़ रहा था। दोनों के बीच भीषण मुकाबला जारी रहा, लेकिन धीरे धीरे बाजी बाकी के हाथ में आने लगी। उसके वार अब बेहद सटीक थे। अंत में बाकी ने हवा में छलांग लगाई, मैंटिस के सिर पर प्रहार किया और फिर उसकी गर्दन तोड़ दी। बाकी लड़ाई का भरपूर आनंद ले रहा था, और अंत में विजय उसकी ही हुई। उसने जिस मैंटिस की कल्पना की थी वो अब छोटा सा रह गया था। उधर एक जंगली होटल के पास झरने के नीचे कैप्टन स्ट्राइडम पहुंचा, खोजते हुए युजिरो हन्मा को, बाकी के पिता को। वहां युजिरो धारा के उल्टे 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कई घंटों से तैर रहा था, और जब वो पानी से निकला तो मानो एक विशाल उड़ती मछली हो, उसका शरीर इस्पात की तरह मजबूत। दोनों एक निजी कमरे में पहुंचे। वहां स्ट्राइडम ने बताया कि बाकी ने 100 किलो वजन वाले काल्पनिक मैंटिस को परास्त कर दिया है। युजिरो ठहाका लगाकर हंस पड़ा। ऐसी कल्पनाएं असली युद्ध के बराबर कभी नहीं हो सकती। इसी बीच अमेरिका में एक बड़ा हादसा होता है। आज यूएस राष्ट्रपति की परेड थी। अचानक कैमरे बंद हो जाते हैं, और जैसे ही दोबारा चालू होते हैं सब सन्न रह जाते हैं। राष्ट्रपति अगवा हो चुका था। डैशकैम की फुटेज में दिखा अपहरणकर्ता एशियाई था और राष्ट्रपति को खींचकर एक रेस्तरां में ले गया, और वो अपहरणकर्ता कोई और नहीं, बाकी था। बाकी ने राष्ट्रपति से सिर्फ एक शर्त रखी, मुझे अमेरिका की एरिजोना स्टेट जेल में डाल दो, क्योंकि वह जानता था कि वहां बंद है मसल मॉन्स्टर बिस्किट ओलिवर। अगर राष्ट्रपति ने इनकार किया तो वह तुरंत उसे वहीं मार देगा। घबराकर राष्ट्रपति ने हामी भर दी। बहुत जल्द बाकी अदालत में पेश हुआ और उसे एरिजोना स्टेट जेल भेजा गया, वो जेल जिसे अमेरिका की सबसे सख्त और खतरनाक जेल माना जाता है। यहाँ हर कैदी लोहे जैसे मांसपेशियों वाला योद्धा था। जांच पड़ताल के बाद बाकी को जेल के प्रमुख के पास ले जाया गया। फिर उसे सीधे ओलिवर के कमरे में पहुंचाया गया, पर यह देखकर बाकी चौंक गया, क्योंकि उस कमरे में शराब और ऐशो आराम की हर सुविधा मौजूद थी। ओलिवर जेल में कैदी नहीं, राजा जैसा जी रहा था। बाकी सब्र खो चुका था, वह किसी भी समय लड़ने को तैयार था। लेकिन ओलिवर को परवाह ही नहीं थी। उसने कहा, तुम्हें अभी दूसरे सबसे ताकतवर कैदी के साथ रहना होगा। बाकी को उसके सेल में भेजा गया। वहां सामने खड़ा था आयरन मैन माइकल। बाकी को लगा यही दूसरा सबसे ताकतवर होगा, लेकिन हकीकत कुछ और थी। माइकल तो टॉप 10 में भी नहीं था। तभी एक और शख्स नजर आया।
2 मीटर से ऊंचा, बिस्तर पर लेटा हुआ। बाकी ने सोचा यही है मिस्टर सेकंड। लेकिन अगले ही दिन सुबह वह और चौंक गया। असल में मिस्टर सेकंड सो रहा था झाड़ू रखने वाले छोटे से कोठरी में। उसका नाम था जॉन। वह बाहर आया और बोला, योद्धा कभी लेटता नहीं, वो तभी गिरता है जब मरता है। बाकी भी आत्मविश्वास से भरा था। उसने ठान लिया, मुझे इसे हराकर इस जेल का नंबर 2 बनना है। इसी बीच जेल का वार्डन चीखते हुए आया। उसने आदेश दिया, सभी कैदी बाहर निकलें और कतार में लगें। वह अपनी धौंस दिखाते हुए चारों ओर घूम रहा था, लेकिन जॉन को कोई रोक नहीं पाया। वह खुलेआम घूम रहा था, यहाँ तक कि उसने वार्डन के हाथ से सिगरेट तक निकाल ली। बाकी हैरान था। जेल में कोई वार्डन से नज़र मिलाकर बात भी करे तो उसे पीट पीट कर अधमरा कर दिया जाता। लेकिन जॉन पूरी आज़ादी से जी रहा था। जब खाने का समय आया तो सिर्फ जॉन को खास भोजन मिला। और तो और वह वार्डन के पास गया और उसके नए हथियार के बारे में पूछा, जिससे वार्डन घबरा गया। लेकिन ताकत के साथ जलन भी आती है। जेल का एक विशालकाय कैदी जॉन के सामने आ बैठा, और अब उसने जॉन को लड़ाई की चुनौती दे दी। कभी उसने सड़कों पर पूरे गिरोह को धूल चटाई थी, और जब बात आई सूमो की तो जापान से लेकर अमेरिका तक उसने कभी हार का नाम नहीं सुना। इस बार उसने अपनी ताकत दिखाने के लिए चम्मच तोड़ डाला। लेकिन तभी मिस्टर सेकंड जॉन ने भी वही किया। उसने चम्मच को मरोड़ दिया। ये देखकर वो आदमी भड़क उठा। उसने गुस्से में मेज पलट दी। गार्ड्स तुरंत बंदूकें तानकर उसे काबू करने पहुंचे। लेकिन जॉन ने चालाकी से एक गार्ड की बंदूक छीनी और वही बंदूक उस आदमी को थमा दी। उसने कहा, चलो गोली मारो सीधे मेरे सिर पर। जैसे ही आदमी ने ट्रिगर दबाने की कोशिश की, जॉन ने बिजली सी तेजी से उसके गुप्तांग पर लात मारी। आदमी दर्द से तड़प उठा। उसे जॉन की लड़ाई की शैली पसंद नहीं आई, इसलिए उसने जॉन को सूमो मुकाबले की चुनौती दी। मुकाबला खेल हाल में तय हुआ। 3 गार्ड भी निगरानी के लिए मौजूद थे। जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, जॉन ने उस आदमी को पकड़ लिया ताकि वो उसे उठा न सके। फिर उसने उसके कान पर जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे उसकी सुनने की शक्ति गड़बड़ा गई। फिर कान के बाल पकड़कर वार किए। उसका संतुलन बिगड़ गया। वो आदमी जमीन पर गिर पड़ा। उठने की कोशिश की लेकिन हार तय थी। मुकाबला खत्म हुआ। जॉन ने सिगरेट जलाई और आराम से वहां से निकल गया। गार्ड्स ने हार चुके उस आदमी को तुरंत मौत की सजा दे दी। जॉन जैसे ही बाहर आया, उसने देखा बाकी उसका इंतजार कर रहा था। दोनों की बातचीत चल ही रही थी कि एक गार्ड ने आकर बाकी को हटाने की कोशिश की, लेकिन बाकी ने गार्ड की लोहे की छड़ी पकड़ी और उसे उसी तरह मरोड़ दिया जैसे जॉन ने चम्मच को। ये था बाकी का इशारा। उसने मिस्टर सेकंड को खुली चुनौती दे दी थी। बाकी को तुरंत जंजीरों से बांधकर अलग कमरे में डाल दिया गया। रात को एक बूढ़ा आदमी चुपके से आया। उसने बाकी को रोटी और सूप दिया और फिर उसने जॉन की कहानी सुनाई। असल में जॉन कभी दक्षिण अमेरिका के एक द्वीप का राष्ट्रपति था। वहाँ करीब 20,000 लोग रहते थे। वह एक समुद्री डाकू भी था जो लग्जरी जहाज लूटा करता था। लेकिन जॉन को एहसास हुआ उसका द्वीप बेहद गरीब है, वहाँ ज़रूरी सामान की भी कमी है। इसलिए उसने सोचा वह अपने पूरे द्वीप को बदल देगा। कम उम्र से ही उसने मार्शल आर्ट सीखी और फिर अपने साथियों को भी सिखाए, ताकि वे बिना हथियारों के बाहरी दुश्मनों से लोहा ले सकें। उसी दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति ने योजना बनाई थी कि उस द्वीप को बम से उड़ाया जाए। लेकिन तभी राष्ट्रपति के पीछे एक आदमी प्रकट हुआ। उसने गार्ड्स को आदेश दिया, दीवार की ओर मुंह करो वरना राष्ट्रपति की गर्दन तोड़ दूंगा। वो आदमी और कोई नहीं, जॉन का शिष्य लेसन था। उसने राष्ट्रपति के सामने लाइव वीडियो चला दिया। वीडियो में जॉन राष्ट्रपति के घर के सामने खड़ा था। उसने राष्ट्रपति के घर के हर कोने की झलक दिखाई, यहाँ तक कि राष्ट्रपति की पत्नी और बच्चों को भी। राष्ट्रपति पसीने से तरबतर हो गया, यहाँ तक कि उसके निजी बॉडीगार्ड भी पहले ही गिर चुके थे। उस दिन से जॉन ने राष्ट्रपति को ये चेतावनी दी, अगर तुमने मेरे गांव को छुआ तो इसकी कीमत तुम्हें अपने परिवार की जान देकर चुकानी होगी। जून धीरे धीरे आगे बढ़ता है। जेल का आंगन भीड़ सन्नाटे में डूबी हुई है। तीनों हत्यारे जैसे ही हमला करने के लिए बढ़ते हैं, उनमें से एक भूसा मारने को आता है। तभी जून अचानक उस पर पेशाब कर देता है और उसी समय अपने चारों ओर जमीन पर एक गोल घेरा खींच देता है। सब हैरान रह जाते हैं। जून जमीन पर लेट जाता है और आंखें बंद करके ऊपर नीले आसमान को देखने लगता है। त्रय गुस्से से बेकाबू होकर उसके चेहरे पर लगातार लातें बरसाने लगते हैं, जब तक कि जून चुप और बेसहारा सा नजर आने लगे। उन्हें लगता है कि मिस्टर सेकंड तो बस इतने ही हैं। लेकिन अचानक हवा का झोंका आता है और उसी के साथ जून उठ खड़ा होता है। हवा उसकी रगों में जैसे आग भर देती है, उसकी लड़ने की प्रेरणा जाग उठती है।
वह मिट्टी से जमीन पर अपना प्रतीक बनाता है, फिर अपने शरीर को कसकर खड़ा होता है। मांसपेशियां तन जाती हैं और उसकी आंखों में चमक लौट आती है। इधर त्रयी एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हैं। वो अकेला है, हम फॉर्मेशन बनाएंगे, इनविंसिबल फॉर्मेशन। एक ऊपर, दो नीचे। वे उसे घेरे में लेकर ऐसे खड़े होते हैं जैसे कोई असली जेल। लेकिन जुन जरा भी नहीं डरता। दोनों नीचे वाले जैसे ही टूट पड़ते हैं। वह अचानक घूमकर ऐसा मुक्का मारता है कि उनमें से एक ऊपर वाले की जगह जा गिरता है और फिर जमीन पर ढेर हो जाता है। दूसरा डर के मारे भाग खड़ा होता है और ऊपर वाला भी घबराकर नीचे फिसल जाता है। लेकिन उस दिन जुन का मूड अच्छा था, वह उन्हें माफ कर देता है। माइकल पास आकर झुका और बोला, धन्यवाद जुन। जुन बस मुस्कुराया, हम रूममेट्स हैं, मदद करना तो स्वाभाविक है। कमरे में लौटकर भी माइकल उसे बार बार धन्यवाद देता रहा। उधर बाकी जुन से अपनी चुनौती की बात करना चाहता था, लेकिन तभी लोहे का दरवाज़ा टूटने की आवाज़। सामने आता है ओलिवर। वह भारी कदमों से अंदर आता है और मिस्टर सेकंड से बातचीत शुरू करता है। बातों बातों में दोनों में एक समानता नजर आती है, लड़ाई के प्रति दीवानगी। लेकिन फिर पता चलता है कि ओलिवर तो अपनी पत्नी के लिए लड़ता है। ये सुनकर बाकी तंज कसता है। एक आदमी किसी चीज़ के लिए लड़ रहा है, दूसरा अपनी पत्नी के लिए, पर असली ताकतवर वही है जो खुद को साबित करने के लिए लड़े। बाकी की बात पूरी होने से पहले ही दोनों उसके मुंह पर मुक्का जड़ देते हैं। ओलिवर तब अपना तौलिया निकालता है। वह तौलिया जो उसने अपनी पत्नी के गांव से खरीदा था। वह उसे सूंघता है और उसकी आंखों में अपनी पत्नी की याद झलकती है। लेकिन जुन उस पर थूक देता है। ओलिवर गुस्से से चिल्लाता है और तौलिया धोने भाग जाता है। जुन को अब पता चलता है कि ओलिवर जेल में ही अपनी पत्नी के साथ रह रहा है और उससे गहरा प्यार करता है। ओलिवर अगले दिन अपनी पत्नी से मिलने के लिए सजे धजे कपड़ों में निकलता है। वह सचमुच इस जेल की औरतों के लिए आदर्श पति कहलाता है। इधर जुन अगली सुबह की लड़ाई की तैयारी करता है। वह अपने लॉकर से एक बर्तन निकालता है और अपने साथी से कहता है, कल की लड़ाई शुरू होने से पहले ये बर्तन मुझे देना, इसमें हवा और बिजली कैद है। वह बताता है, कभी एक लड़का तूफान से पहले पूरी रात खड़ा रहा। उसने इस बर्तन में अपनी महत्वाकांक्षाएं कैद की। वह हिम्मत, उस द्वीप के लोगों का साहस इसमें भरा गया और फिर उसने ये बर्तन मुझे सौंप दिया। सुबह होती है, पूरी जेल गूंज उठती है, कैदी जमा हो जाते हैं। आज का दिन खास है क्योंकि आज मिस्टर सेकंड बनाम ओलिवर। जॉन जैसे ही कैदियों की तालियों के बीच अखाड़े में उतरता है, वहीं ओलिवर अपने साथ एक बड़ा पलंग उठाकर लाता है। उस पलंग पर उसकी पत्नी मारिया बैठी होती है। उसके शरीर को देखकर मोटी कहना भी काफ़ी नहीं है, उसके शरीर पर चर्बी इतनी ज़्यादा है कि हर कोई चौंक जाए। लेकिन वही मारिया है जिसे ओलिवर सबसे ज़्यादा प्यार करता है। मारिया सोचती है कि लोग उसके शरीर का मजाक उड़ाएंगे, मगर ओलिवर की धाक और इज्जत इतनी है कि कोई भी कैदी उसकी पत्नी के बारे में बोलने की हिम्मत नहीं करता। ओलिवर फिर अपने सूट से ऐसे बाहर निकलता है जैसे कोई जादू का खेल दिखा रहा हो और उसका सूट वहीं खड़ा रह जाता है। जॉन अपनी महत्वाकांक्षाओं और आंधियों वाले बर्तन को खोलता है और उसे महसूस होता है कि उसका दिमाग और दिल लड़ाई शुरू करने के लिए पर्याप्त बहादुर हो चुका है। फिर दोनों एक खेल तय करते हैं। दोनों एक कपड़े के छोर पकड़ेंगे और लड़ाई करेंगे। जो पहले कपड़ा छोड़ देगा वही हार जाएगा। जॉन जानता है कि ओलिवर की उंगलियों की ताकत असाधारण है। वह सिक्के मोड़ सकता है, बियर के कैन मसल सकता है और यहाँ तक कि लोहे की कीलें भी झुका सकता है। लड़ाई शुरू होती है। जैसे ही ओलिवर कपड़ा पकड़ता है, जॉन उसे ठोड़ी और चेहरे पर जोरदार मुक्के मारता है जिससे ओलिवर पीछे की ओर झुक जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वह कपड़ा बिल्कुल नहीं छोड़ता। वहीं जॉन को कपड़ा पकड़े रहने के लिए दोनों हाथों का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये देखकर ओलिवर व्यंग्य से पूछता है, क्या तुमने पकड़ने का तरीका बदल लिया है? और फिर हंसते हुए केवल अपनी छोटी उंगली से कपड़ा पकड़ लेता है। जॉन गुस्से में अपनी दाढ़ी का एक बाल निकालता है और ओलिवर की आंख में फेंक देता है जिससे उसकी नज़र थोड़ी धुंधली हो जाती है। जॉन मौका पाकर उसे धक्का देता है, लेकिन ओलिवर फिर भी सुरक्षित गिरता है। अब ओलिवर पूरे हाथ से कपड़ा पकड़ लेता है। जॉन लगातार उस पर वार करता रहता है। ओलिवर की नाक से खून बहने लगता है। तभी ओलिवर कहता है, अब मुझे कपड़ा पकड़ने की ज़रूरत नहीं। जॉन नीचे देखता है और पाता है कि ओलिवर कपड़े को सिर्फ अपनी हथेली पर टिकाए हुए है। अब दोनों बिना पकड़ बनाए मुकाबला करते हैं। जॉन तेजी से वार करता है, लेकिन ओलिवर आसानी से उसे पकड़कर ज़मीन पर पटक देता है। तभी तेज हवा चलती है और दोनों मिलकर कपड़े को उड़ने से बचाते हैं। इसी दौरान बक्की मारिया के पलंग पर चढ़ जाता है, जिससे ओलिवर आग बबूला हो उठता है। मारिया गुस्से से चिल्लाती है, तुम किसे हंसाने की कोशिश कर रहे हो? उसे ये लड़ाई बेहद बोरिंग लगती है। जॉन मौके का फ़ायदा उठाकर ओलिवर के चेहरे पर जोरदार लात मारता है और उसके कान के पर्दे को भी चोट पहुंचाता है।
वह उसे खत्म करने ही वाला होता है कि ओलिवर उसका हाथ पकड़ लेता है और एक ही वार से उसे दीवार पर दे मारता है। इसके बाद ओलिवर बक्की को धन्यवाद देता है क्योंकि उसकी पत्नी अब बेहतर महसूस कर रही है। लेकिन जॉन अभी हार मानने वाला नहीं था। वह अपनी मातृभूमि का राष्ट्रगान गाता है और मिट्टी से अपने चेहरे पर प्रतीक बनाता है। अब वह अपने युद्ध रूप में आ चुका था। वह धीरे धीरे ओलिवर की ओर बढ़ता है और अचानक जोरदार किक मारकर उसे पीछे धकेलता है। लेकिन ओलिवर बिना डगमगाए फिर खड़ा हो जाता है। जॉन मुक्के मारना जारी रखता है, तभी ओलिवर उसे सिर से पकड़कर जमीन पर पटक देता है। इस बीच दूर आसमान में उपग्रह अपने रास्ते से भटक जाते हैं। वे यूजीरू की तलाश में हैं जो राष्ट्रपति के साथ एक वाहन में बैठा हुआ है। राष्ट्रपति लेसन को यूजीरू से मिलवाता है और पूछता है कि अगर यूजीरू उस पर हमला करे तो क्या लेसन उसकी रक्षा कर पाएगा। ये सुनकर यूजीरू नाराज हो जाता है। लेसन राष्ट्रपति को बाहर धक्का देकर बचाता है, मगर यूजीरू तेजी से कूदकर राष्ट्रपति को पकड़ लेता है और लेसन की गणना की तारीफ करता है। वापस अखाड़े में जॉन हार के बावजूद अपने लोगों की पीड़ा याद करता है और खड़ा होता है। उसका नारा है, मरने का भी आज एक अच्छा दिन है। वह अपने आखिरी दांव पूर्ण मानव कौशल का प्रयोग करना चाहता है। इसके लिए उसे जमीन को सहारा बनाना होता है। आखिरकार वह पूरी ताकत से वार करता है और ओलिवर को हराकर जीत जाता है। सभी कैदी तालियां बजाते हैं। राष्ट्रपति भी आकर उससे माफी मांगता है और यूजीरू भी उसे जीत की बधाई देता है। जॉन सोचता है कि यह सब सपना है, लेकिन हकीकत यही है कि वह पूरी तरह थककर जमीन पर गिर जाता है। ओलिवर आदेश देता है कि उसे ध्यान से अस्पताल पहुंचाया जाए क्योंकि वह एक सच्चा योद्धा है। फिर ओलिवर बक्की की ओर मुड़कर कहता है, तुम्हारी हार का कारण था कि तुमने अपनी मांसपेशियों पर भरोसा नहीं किया। श्रेष्ठ कौशल भी महज ताकत के सामने हार मान जाते हैं। वह ये भी बताता है कि उसका शरीर लगातार अपनी मांसपेशियों को रोकने की कोशिश करता है ताकि वे पूरे जेल को न निगल जाएं। फिर वह बक्की की पीठ पर हल्का सा थपथपाता है जिससे बक्की दूर उड़ जाता है। इसके बाद ओलिवर अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए अंदर चला जाता है और अपनी जीत का गीत गुनगुनाने लगता है। जॉन कहीं दिखाई नहीं देता। उसने ओलिवर और मारिया के लिए एक पत्र छोड़ा है जिसमें उसके देश की करेंसी रखी है। जॉन झाड़ू वाले कमरे के नीचे बने सुरंग से भाग निकलता है और नोट ओलिवर को देता है ताकि ओलिवर उसके देश आए। दूसरी तरफ दक्षिण अमेरिका के उस द्वीप पर जॉन अपने गांव लौटता है और सबको बताता है कि वह अमेरिका गया था ओलिवर से लड़ने, लेकिन हार गया। इसके बावजूद लोग खुश होते हैं और उससे ऐसे बातें करते हैं जैसे किसी दोस्त से कर रहे हों, न कि किसी राष्ट्रपति से। अगले दिन रोज की तरह सब लोग रोल कॉल के लिए इकट्ठा होते हैं, लेकिन इस बार बाकी गार्ड्स को गिराकर आराम से बाहर निकलने लगता है। उसका मकसद था मिस्टर सेकंड बनकर ओलिवर को युद्ध की घोषणा करना। बाकी नीचे कूदकर गोलियों से बचता है और तेजी से जेल का मुख्य दरवाज़ा पार कर बाहर निकल जाता है, लेकिन बाहर वार्डन चीफ और उसकी स्नाइपर टीम से घिर जाता है। इसके बावजूद बाकी को पूरा यकीन है कि वह बाहर निकल सकता है और चीफ को यकीन है कि बाकी ऐसा नहीं कर पाएगा। तभी अचानक चीफ के चश्मे टूट जाते हैं क्योंकि बाकी उसके पास तक पहुंच चुका था। सब हैरान रह जाते हैं। बाकी उन्हें गनमैन की कोट के बटन दिखाता है जो सीने पर लगे हुए हैं, यानी सबसे कमजोर जगह पर। इसका मतलब है कि इस बीच बाकी उन सबको हरा चुका था। वह आत्मविश्वास से कहता है कि अगर अभी गनमैन उसके कंट्रोल सेंटर पर वार नहीं कर सकते तो वह तब तक लड़ता रहेगा जब तक उसका दिल धड़कना बंद न हो जाए, और इस दौरान कम से कम 2 लोग उसकी हाथों मौत के शिकार होंगे। ये सुनकर गनमैन डर जाते हैं। अब कैदी बाकी नहीं बल्कि वे खुद बंधक बन चुके थे। बाकी फिर आदेश देता है कि चीफ उसके कंधे पर हाथ रखे और उसे गेट तक ले जाए। जब सब मुख्य गेट से बाहर निकल जाते हैं, बाकी खेल खत्म घोषित करता है और खुद ही अपने हाथ बंधवाकर वापस जेल चला जाता है। उसने ये सब सिर्फ इसलिए किया ताकि साबित कर सके कि जेल में सबसे ताकतवर वही है। ओलिवर मोटरसाइकिल पर टहलने निकला था, तभी उसकी नज़र इस पूरे घटनाक्रम पर पड़ी। ये देखकर ओलिवर का गुस्सा भड़क उठा और वह बाकी के सामने जा पहुंचा। दोनों के बीच बहस छिड़ गई। बहस इतनी भयानक थी कि देखने वालों का खून खौल उठे, लेकिन ओलिवर ने अपने गुस्से को भीतर दबा लिया और बाकी को बिना कुछ किए वहीं से जाने दिया। उसका मूड बिगड़ गया और उसने गुस्से में मोटरसाइकिल भी फेंक दी। अगले दिन ओलिवर नया सूट पहनकर अपनी पत्नी मारिया से मिलने गया, लेकिन आज वह और भी उदास था। उसे याद आया कि जब मारिया जवान थी तो पूरे शहर में सबसे खूबसूरत लगती थी, लेकिन बीमारी और दवाइयों के बोझ से उसका शरीर अब पूरी तरह बदल चुका था। मारिया ने धीरे से कहा कि उसका अंत अब पास है। ये सुनकर ओलिवर की आंखों से आंसू रुक ही नहीं पाए। फिर अगले दिन ओलिवर बाकी के पास पहुंचा आगामी मैच की बात करने, लेकिन बाकी ने बिना सुने ही अचानक उसके चेहरे पर लात मार दी। ओलिवर हक्का बक्का रह गया, मगर बाकी ने फिर से उसी जगह लात मारी। तभी ओलिवर ने बाकी की चुनौती स्वीकार कर ली।
बाकी बिजली की तरह झपटा, लेकिन ओलिवर का घूंसा उसे उड़ाकर अगले कमरे में दे मारा। अब मैच के लिए 2 हफ्ते का इंतजार नहीं, जंग उसी वक्त शुरू हो चुकी थी। बाकी ने अपनी मांसपेशियों को इतना कस लिया कि उसकी नसों में खून का बहाव रुकने लगा। इसी दबाव से उसने अपनी उंगलियां ढीली कर लीं और जकड़न तोड़ दी। वह झपट कर ओलिवर के पेट पर मुक्का मारने चला, मगर ओलिवर ने उसका हाथ पकड़कर कमरे की दीवार तोड़ डाली। फिर ओलिवर ने बाकी के हाथ पांव पकड़कर उसे ऐसे घुमाया जैसे कोई तौलिया हो और दीवार से दीवार तक पटक दिया। इससे पहले कि बाकी संभल पाता, एक और घूंसे ने उसे दरवाजे से बाहर फेंक दिया। वह जमीन पर गिरा, लेकिन जैसे ही ओलिवर छलांग लगाकर नीचे आया, बाकी ने लात मारनी चाहिए। ओलिवर ने उसकी टांग पकड़ ली और उसके वारों को नज़रअंदाज करते हुए उसे ज़मीन पर इतनी ज़ोर से पटका कि सीमेंट 30 सेंटीमीटर तक धंस गया। अब बाकी लगभग बेहोश था, लेकिन तभी उसके भीतर वही एहसास जाग उठा जो उसने अपने पिता से लड़ते हुए महसूस किया था। उसके शरीर की हर नस में हन्मा परिवार का खून दौड़ने लगा। उसका जिस्म ज़मीन से ऐसे उठा जैसे कोई विस्फोट हुआ हो। उसकी मांसपेशियों पर बना शैतान सा निशान देखकर गार्ड दंग रह गए। अब उनके सामने था जागृत हन्मा। लेकिन अचानक जब बाकी फिर से झपटने ही वाला था, तो वह गिर पड़ा। कैमरों में दिखा कि बाकी ने इतनी तेजी से वार किया था कि ओलिवर ज़मीन पर गिर पड़ा। ओलिवर उठकर समझाता है कि दिमाग से शरीर तक आदेश पहुंचने में आधा सेकंड लगता है, और बाकी ने उसी पलक झपकते पल में वार कर दिया। फिर भी ओलिवर कहता है कि उसे ऐसी चालों की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसके पास असली हथियार है। और तभी ओलिवर ने अपने हाथ हिलाए और बाकी के सामने उसका रूप बदल गया, एक चलता फिरता मांसपेशियों का गोला। बाकी ने हम